बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला विदेशी नेता का राजकीय दौरा है। गौरतलब है कि शेख हसीना कुछ दिन पहले नई दिल्ली आई थी। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री भी उन राष्ट्राध्यक्षों में शामिल थी जो 9 जून को पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। शेख हसीना ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि शेख हसीना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। इस दौरान शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, शेख हसीना के भारत दौरे की 2 तस्वीरें। रेड कारपेट पर उनका किस तरह से वेलकम किया गया, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की और इसके साथ ही पीएम मोदी इस दौरान मौजूद रहे। और दूसरी तस्वीर देखिए, विदेश मंत्री से मिली जब शेख हसीना, और रेड कारपेट पर शेख हसीना का वेलकम भी किया गया। CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित हो गई है। 25 से 27 जून के बीच एग्जाम होना था। रिवाइज्ड शेड्यूल की घोषणा जल्द की जाएगी, ये कहना है NTA का। संसाधनों की कमी के चलते परीक्षा को स्थगित किया गया है। तो CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 25 से 27 जून के बीच एग्जाम होना था। अब रिवाइज्ड शेड्यूल की घोषणा जल्द की जाएगी। NTA ने इसके साथ ही बताया कि संसाधनों की कमी के चलते परीक्षा को स्थगित किया गया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से बयान सामने आया है कि रिवाइज शेड्यूल की घोषणा जल्द की जाएगी और संसाधनों की कमी के चलते परीक्षा को रद्द किया गया। तो CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित हो गई है। बता दें, पहले परीक्षा 25 और 27 जून के बीच होनी थी। अब जल्द ही नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब जल्द ही रामकृष्ण के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योग दिवस के कार्यक्रम में ये बात कही, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पहल का स्वागत भी अपने अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि जब रामकृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएं तो नानक, जीसस और मोहम्मद के क्यों नहीं। हालांकि अब मध्य प्रदेश सरकार उस रामकृष्ण गमन पथ के निर्माण की योजना को गति देने की बात फिर कर रही है, जिसे पिछली सरकारों ने भुला दिया था। रिपोर्ट देखिए। पाठ्यक्रम में शामिल होंगे मोहन, बच्चे जानेंगे राम का इतिहास। कांग्रेस को क्यों है ऐतराज? राम और कृष्ण का नाम चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर नेताओं की जुबान पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के स्कूल और कॉलेजों में अब से राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, चूंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि इसमें और आगे बढ़े। इस बीच जब राम और कृष्ण को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो नया राग ही छेड़ दिया। गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए? जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए? धर्म के गुरु है। सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसमें हम स्वागत करें। इतना ही नहीं, जिन स्थानों पर भगवान राम और कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन स्थानों को राज्य सरकार तीर्थ स्थल के रूप में तैयार करने जा रही है। राम पथ गमन और श्री कृष्ण पथ गमन 2 परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। राम और कृष्ण का मध्य प्रदेश से क्या रिश्ता है, वो जान लीजिए। श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में पढ़ाई की थी। वो धार से होते हुए अमझेरा और बदनावर से गुजरे थे। वहीं प्रभु श्री राम चित्रकूट, रीवा, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, जबलपुर और अनूपपुर जिले के 23 स्थानों से गुजरे थे। श्री राम और श्री कृष्ण जिन स्थानों से गुजरे उसे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पिछली सरकार ने राम वन गमन पथ वाले अंचलों के विकास के लिए मंजूरी दी थी, जिसे आज नई सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 2004 में इस योजना पर विचार हुआ था। 2007 में ऐलान हुआ। 2019 में कमलनाथ सरकार आई, जिसने 22 करोड़ रुपए मंजूर भी करवाए।
लेकिन 2020 में सरकार गिर गई और काम अधूरा रह गया। फिर 2021 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, जिसने राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दी। करीब 16-17 सालों से ये योजना फाइलों में ही अटकी है, लेकिन जिंदा भी है। लिहाजा कांग्रेस इसे अपनी योजना बताती है और बीजेपी अपनी। लेकिन ये योजना 4 मुख्यमंत्रियों की टेबल से होकर गुजर चुकी है। अब कृष्ण के प्यारे यदुवंशी यानी मोहन यादव इसे पार लगा पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश में अब स्कूलों और कॉलेजों में राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति में युवाओं को हुनरमंद बनाने पर खास फोकस है। तो वहीं विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इंदर सिंह परमार जी हैं हमारे साथ में। सर, क्या बड़े डिसीजन हुए हैं? जो काम पहले से चल रहे थे उनकी समीक्षा की है। उन्हीं कामों को तेज गति के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आप लगातार तत्पर रहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई आयामों पर काम कर रही है। जहाँ भारत की ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने का उसमें आग्रह है, वहीं रोजगार को प्राथमिकता के साथ जोड़ें। श्री राम जी और इसके अलावा श्री कृष्ण जी, उनको भी पाठ्यक्रम में भविष्य में शामिल किया जाएगा। कब से शामिल करेंगे, क्या नीति है? हजारों साल पहले भगवान राम पैदा हुए थे, लेकिन आज भी राम राज्य की सब चर्चा करते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने तो आज़ादी के आंदोलन में जब लोगों ने पूछा कि बापू अब लगता अंग्रेज जाने वाले हैं, आप कैसे राज्य की कल्पना करें, एक शब्द में कहा था राम राज्य। यानी राम राज्य की कल्पना बहुत व्यापक है, जहाँ सबको न्याय मिलता होगा, सबको समान अधिकार होंगे और सबका भरण पोषण होता होगा, सबकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की चिंता होती होगी। ऐसा राम राज्य का कॉन्सेप्ट है। और भगवान राम का जो जीवन है वो पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में हम जानते हैं, मर्यादा के प्रतीक के रूप में जानते हैं। इसलिए उनके जीवन को पढ़ाने से विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा का जो पुट आना चाहिए, संस्कार आना चाहिए, वो संस्कार देने के लिए राम और कृष्ण के जीवन को समग्र रूप से शिक्षा में हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। तो आपने सुना इंदर सिंह परमार जी को, जो कह रहे थे कि हम शिक्षा में बेहतर तस्वीर मध्य प्रदेश की बनाना चाहते हैं। श्याम सिंह तोमर कैमरा पर्सन के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में बनी तक्षशिला लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। इस दौरान आनंद कुमार ने लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों से मुलाकात की और उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए टिप्स भी दिए। आनंद कुमार ने तक्षशिला में स्टूडेंट को दिए जा रहे पढ़ाई की व्यवस्था की प्रशंसा की। विस्तार न्यूज ने बातचीत में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार से खास बातचीत की है। सुपर 30 के संस्थापक आज रायपुर में हैं और तक्षशिला से निकलकर अब बाहर आए हैं। आप पूरे तक्षशिला को घूमे, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा और इस प्रयास के लिए हम गौरव जी का, जिलाधिकारी जो हैं ओपी चौधरी जी का और तमाम अधिकारियों का धन्यवाद देते हैं। इन लोगों ने ऐसी पहल की है जिसमें बच्चे खुद जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास सुविधा नहीं है, वो पढ़ के अच्छा कर सके। सर, आपकी राय बहुत ज़रूरी है जाननी एनटीए को लेकर के, नीट और परीक्षा को लेकर के, कि काफ़ी विवाद चल रहा है सर। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत गलत हुआ है, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। जो इसमें शामिल है उन पर सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जिनकी परीक्षा छूट गई, जिनके मार्क्स कम है, जो दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, उनको देने का मौका। इसका समाधान क्या है? अगर समाधान पर अगर हम बात करें, ये पहले समस्या पूरी तरह से सामने आ जाए, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग समाधान की बात करेंगे, लेकिन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, छत्तीसगढ़ के बच्चों को अब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ के बच्चों में काफ़ी भविष्य है। गौरव जी से हमारी बात हुई है, हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि हम बच्चों को यहाँ भी तराश सकें। धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। तो हमारे साथ आनंद कुमार जी थे, जो कि सुपर 30 के फेम है और आज रायपुर पहुँचे हुए थे और उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चे भी जो हैं अब आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। इंदौर में एमआईसी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक शुरू होते ही एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा और जीतू यादव ने हंगामा कर दिया। बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील गुप्ता को देखकर दोनों एमआईसी सदस्य भड़क उठे। मालूम हो कि ईई सुनील गुप्ता पर फर्जी बिल घोटाले के आरोप लगे हैं। तो वहीं दोनों एमआईसी सदस्यों की नाराजगी के बाद ईई सुनील गुप्ता को बैठक से बाहर निकाला गया। बीच में बिन यूज़र होगा, इससे अच्छा है आप सारे एविडेंस भी हैं।
रंगे हाथों बाल मजदूरी करवाते पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शराब फैक्ट्री सोम डिस्टिलरी पर 20 दिन के लिए ताला जड़ दिया गया है। लेकिन जब विस्तार न्यूज ने मौके पर जाकर देखा तो सब कुछ वैसा ही दिखा जैसा पहले था। कुछ भी नहीं बदला था। फैक्ट्री की भट्टी से धुआं निकल रहा था और मजदूर फैक्ट्री आ जा रहे थे। क्या है इस गड़बड़ झाले का राज, देखिए हमारे संवाददाता विवेक पांडे की मौके से की गई ग्राउंड रिपोर्ट। कागजों में बंद कंपनी, फिर कैसे धुआं छोड़ रही चिमनी? क्या है अंदर की कहानी? देखिए कैमरों की जुबानी। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, तारीख 14 जून। कंपनी का नाम सोम डिस्टिलरी। राष्ट्रीय बाल आयोग ने छापा मारा। उजागर हुआ नाबालिग बच्चों से शराब बनवाने और पैकेजिंग कराने का कारनामा। मोहन सरकार सख्त हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए और इसके बाद 3 आबकारी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग के दखल के बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लिया। कंपनी को नोटिस देकर जवाब मांगा, लेकिन नाबालिग से बाल मजदूरी कराए जाने के मामले में आबकारी नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद कंपनी को 20 दिन के लिए सील कर दिया गया। ये तो रही सोम डिस्टिलरी की बहुत छोटी सी कहानी। विस्तार से पड़ताल दिखाने के लिए हमारे रिपोर्टर विवेक पांडे आज रायसेन के सेहतगंज स्थित सोम डिस्टिलरी ही पहुंचे। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। बाल आयोग की फटकार के बाद राज्य सरकार ने सोम डिस्टिलरी को बंद करने का फैसला किया और इसे 20 दिन के लिए सील भी कर दिया गया है। लेकिन हम जहां पे मौजूद है ग्राउंड जीरो पे, सोम डिस्टिलरी में अब भी यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है। आप मेरे सामने देखेंगे कि ये बॉयलर है और बॉयलर से आप इस चिमनी से आप देखेंगे कि धुआं निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे अभी भी स्प्रिट बनाई जा रही है। और आप अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे तमाम सारे स्प्रिट के टैंकर मौजूद है, यानी कि अभी भी काम चल रहा है। बहरहाल प्रशासन ने इसे 20 दिन के लिए बैन किया है, लेकिन ये जो चिमनी है ये गवाही दे रही है कि अब भी यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है। ये चिमनी और उससे निकलता धुआं बड़ी गवाही दे रहा था कि एक सील हुई कंपनी के अंदर से धुआं आखिर क्यों निकल रहा है। मौके पर विस्तार न्यूज ने सोम डिस्टिलरी में बन रही स्पिरिट को लेकर पड़ताल की। फैक्ट्री का गेट जरूर बंद है, लेकिन अंदर उपकरण काम कर रहे हैं। बॉयलर से धुआं लगातार निकल रहा था, यानी अंदर काम जारी था। फैक्ट्री के कर्मचारी भी मौजूद थे और अंदर टैंकर भी खड़े थे। सरकार की कार्रवाई से फैक्ट्री संचालक को फर्क नहीं पड़ रहा है। स्कूल ड्राइवर ने बंद हो चुकी फैक्ट्री के बारे में खुलासा किया। उसने बताया कि वो रोजाना 50 से ज्यादा मजदूरों को ले जाने का काम कर रहा है। ये ड्राइवर है यहाँ पे। आप कहाँ से आ रहे हैं और ये कौन लोग हैं जिनको आप फैक्ट्री में छोड़ने गए थे? जी सर, काम करने वाले हैं। ये काम करने वाले लोग जी। कब आप इनको लेकर आते हैं? जैसा अभी लेके आए, अब इधर से जाएंगे। अच्छा, फिर आएंगे। कितनी बार आते हैं आप? 5-6 बार। कितने सारे मजदूरों को लेकर आते हैं इसमें? लगभग 8 से 10 आते हैं एक दान में। एक बार में मतलब कुल 50-60 लेबरों को लेकर आ रहे हैं। जी जी। यानी कि मोहन सरकार के एक्शन के बाद भी आबकारी विभाग की निगरानी में ये फैक्ट्री चल रही है। यही नहीं, विस्तार न्यूज ने चलती फैक्ट्री को देखते हुए आबकारी अधिकारियों से बातचीत की तो पता चला कि जब फैक्ट्री को शट डाउन किया था उस समय उसके बॉयलर में फ्रेगमेंटेशन जारी था। सभी मशीनों को एक साथ बंद कर दिया जाता तो कंपनी को भी नुकसान होता, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन के दौरान स्पिरिट बन रहा है उसे सील किया जाएगा। वो बाहर नहीं बिकेगा, कंपनी बाहर इसे नहीं बेच पाएगी। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट। क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्रोफेसर छात्रों को नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के लाभ बताए? मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट से समझिए। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज के छात्रों ने एक प्रोफेसर पर छात्र छात्राओं को धर्म परिवर्तित करवाने का आरोप लगा दिया। मामला सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और छात्र कॉलेज पहुंचे और प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। गुस्साए छात्र छात्राओं ने एबीवीपी नेताओं के साथ विश्वविद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे सभी प्रोफेसर और कर्मचारी अंदर ही रह गए। कॉलेज में पदस्थ शिक्षक अनीश शेख पर गंभीर आरोप हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि शिक्षक अनीश शेख ने छात्र छात्राओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के फायदे बताए हैं।
आरोप है कि अनीस खान कलावा नहीं बांधने को कहते हैं, साथ ही मुस्लिम छात्र छात्राओं को ज्यादा मार्क्स और हिंदू छात्र छात्राओं को कम मार्क्स दिए जाते हैं। एक बार की घटनाक्रम सामने आया जब हम उसको लेकर के हमने आज वहाँ पे ज्ञापन प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एक बार क्लास के अंदर भी नमाज पढ़ाई गई है। छात्रों के हंगामे के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने मामले में संज्ञान लिया और छात्रों के बीच पहुंचकर पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच करने की बात कही। इसके साथ ही कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने एक टीम भी गठित की जो 15 दिन के भीतर इस मामले की जांच करेगी और प्रोफेसर पर आरोप साबित होने पर तत्काल प्रोफेसर अनीस शेख पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। अभी उनकी शिकायत डायरेक्टर साहब को मैं बुलवाया हूं, तो अभी लिखित शिकायत आएगी और उस पर जो है एक कमेटी बना करके हम उसकी जांच करेंगे और 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में उस जांच कमेटी के जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर छात्रों के लगाए गए गंभीर आरोप के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन एक्शन में आ गया है और छात्रों के आरोपों की जांच की जा रही है। ऐसे में जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर प्रोफेसर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। राजगढ़ के जालपा माता मंदिर में शुक्रवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां चोरों ने चोरी करने के बाद मां जालपा से कान पकड़कर माफी मांगी। दरअसल 5 दिन पहले राजगढ़ के प्रसिद्ध जालपा माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान मंदिर की दान पेटी, लाउडस्पीकर, माइक सेट समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस हथकड़ी के साथ पकड़े गए तीनों बदमाशों को लेकर मंदिर में गई, जहां मां जालपा के सामने बैठकर तीनों आरोपियों ने उनसे माफी मांगी और फिर पंडित से कहा कि हमें संकल्प दिलाइए कि हम आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। चोरों के कहने पर पंडित धर्मेंद्र शास्त्री ने उन्हें संकल्प दिलाया। तीनों चोरों ने कहा कि हम आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। में से कुछ लोगों ने बोला था कि हमें गलती हुई है, हम समझ रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं कि एक बार हमें उस मंदिर में वापस ले जाया जाए, जिससे कि हम अपने जो हमने गलत काम किए हैं उसके लिए एक बार माफ़ी मांग सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी को एक बार ये अधिकार भी रहता है और उसका हक है कि एक बार वो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो हमारे सम्मानीय पंडित जी हैं, उनके सामने उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी जालपा माँ से कि हमसे जो ऐसा अनैतिक कृत्य हुआ है इसके लिए उनको माफ़ करें। मुझे लगता है जो लीगल कार्रवाई है वो तो हम लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। अलीराजपुर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात बॉर्डर के पास से 4 वाहनों से 765 अवैध पेटी विदेशी शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। दरअसल जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के प्रयास की देखरेख में आबकारी विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चला रखा है। जिले में अभियान के तहत शराब और अन्य मादक पदार्थों के अवैध रूप से क्रय विक्रय, भंडारण और परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गश्त के बीच आबकारी अमले ने छकतला में पेट्रोल पंप के पास खड़े रोड किनारे खड़े एक वाहन पर शक के आधार पर जांच की। वाहन में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब्त की कार्रवाई की तो वहीं पुलिस की देख कर आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सूचना के आधार पर रात को एक सूचना मिली थी कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें से छोटी छोटी गाड़ियों में माल भर के और गुजरात की तरफ जाएगा। हम लोगों ने पिकेट लगाया, हमारे स्टाफ ने बढ़िया कार्रवाई की और छकतला में ये सारी शराब अपन ने पकड़ी। तो टोटल शराब 765 पेटी है। लागत करीब 44-45 लाख रुपए के आसपास होगी, समस्त वाहन और मदिरा की। इधर धार में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री के साथ हथियार बरामद किए। मनावर बीकानेर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी अवैध हथियार तस्कर और निर्माता बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने जिले में चल रही अवैध फैक्ट्रियों पर दबिश देकर न केवल उन्हें नेस्तनाबूद किया, बल्कि अवैधानिक हथियार निर्माताओं को गिरफ्तार कर उनसे बड़ी तादाद में अवैध हथियार और कारतूस बरामद करने में सफलता पाई है। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर यह कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पता करने से मालूम चला कि वीडियो थाना टांडा क्षेत्र का था और हम लोगों ने तत्काल इस वीडियो को संज्ञान में लेकर के पूरी घटना स्थल को तस्दीक करने के बाद मुख्य आरोपी जो महिला के साथ मारपीट कर रहा है उसको पकड़ लिया गया है।